गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, नेपाल के बारे में हम लोग ने जाना था कि लोकतंत्र के लिए नेपाल में किस प्रकार आंदोलन किया गया था सन 2006 के बीच में। उसके बाद हमने देखा था कि बोलिविया में जल युद्ध किस प्रकार हुआ था। वहां पे तो लोकतंत्र था लेकिन फिर भी वहां पे जल की सुविधा नहीं थी, तो लोगों ने आंदोलन किया था। और उसके बाद भी हमने देखा था लोकतंत्र और जनसंघर्ष, उन दोनों बीचों में क्या क्या संघर्षें हुई थी और नेपाल और बोलिविया के बीच में क्या क्या तुलना हुआ था, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज हम लोग का आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का लामबंदी और संगठन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लामबंदी और संगठन किस प्रकार बनता है और ये है क्या। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरण की तरफ लौटे और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते यह संघर्ष सफल हुआ है, मतलब जिसके बलबूते यह संघर्ष सफल हुआ है, उसके बारे में गौर करने के लिए कहा गया है। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। मतलब नेपाल में जो हड़ताल हुआ था उसमें 7 संगठन दले शामिल थे और उसमें SPA ने नेतृत्व वहां का किया था। इस संगठन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे, मतलब जिनके कुछ न कुछ सदस्य कहाँ थे, संसद में भी शामिल थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था, और बोला जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था, और भी बहुत सारे संगठनाएं थे। इस संघर्ष में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिससे संसदीय लोकतंत्र का विश्वास नहीं था। मतलब जिन लोगों को संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं था, उन लोगों ने भी वहां पर अपना समर्थन जताया। कौन? जैसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब ये क्यों अपना भागीदारी निभाए, आइए देखते हैं। जिसे संसद लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, बोल दिया है कि जिस पर क्या था, संसद लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र घर्षण चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था, और यह नेपाल की जो सरकार थी उसके विरुद्ध थी, इसलिए उसने अपना इसमें समर्थन दिया था नेपाल के युद्ध में। नेपाल में जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे, और नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दल के अलावा भी और बहुत सारे संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। और किन्होंने लिया था? सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों, मतलब उनके जो आदमी लोग होंगे, उन परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, और इन सब ने आंदोलन में भाग लिया था। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और भी बहुत सारे लोग थे। कौन कौन के? शिक्षक थे, वकील थे, मानवाधिकार मतलब जो मानव जनरल मैन जो कहलाते हैं, वो सब सारे ने अपना समर्थन जताया था। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी, और बोलिविया में जो जल युद्ध हुआ था उसका अगुवाई कोई राजनीतिक दल ने नहीं किया था, मतलब उसका कोई हेड राजनीतिक दल नहीं था। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया था। फेडेकोर नामक एक संगठन बनाया गया था उस बीच, तो उसने अपना संगठन अपने को हेड माना था। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इसमें कौन शामिल थे? इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय लोग, मतलब जो वहां के स्थानीय लोग जो कहलाते हैं, वो लोग भी शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसान के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में
बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। और इस संगठन में भी बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला था। कौन कौन से? तो सिंचाई पर निर्भर किसानों का संगठन और कारखाना मजदूरों का संगठन, उसके बाद हो गया कुछ बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों का संगठन और बहुत सारे अन्य। ठीक है, इन सभी का इस आंदोलन में भी समर्थन मिला था। किसमें? बोलिविया का जल युद्ध में भी। ठीक, नेपाल के भी लोकतंत्र युद्ध में भी मिला था और इसमें भी मिला था समर्थन। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुआ। कब? सन 2006 में सोशलिस्ट पार्टी को अपना सत्ता हासिल हुआ था। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और एक संघर्ष के पीछे बहुत सारे संगठन उपस्थित होते हैं। एक से सिर्फ वहाँ पे काम नहीं चल पाता, बहुत सारे संगठन का होना अनिवार्य है। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और यह भी संगठन अपने दो तरीका से भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार देखते हैं कि लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीतिक में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र में जो किसी फैसले का जो असर होता है, असर डालने पर मतलब उनका जो कोई भी फैसला होता है उसके प्रति अपना असर डालने के लिए का एक जाना माना पहचान तरीका राजनीतिक में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से अपना भागीदारी निभाता है कि अगर मान लो जैसे बोलिविया में किया था कि वहां पे जल की आपूर्ति नहीं थी, वहां पे अपना प्रत्यक्ष भागीदारी निभाने के लिए उन्होंने वहां पे आंदोलन किया था। ठीक है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी जो पार्टी अपना जो सत्ता हासिल मतलब सत्ता खड़ा करता है उसके लिए क्या करता है? पहले चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ना अनिवार्य है। फिर सरकार बनाई जाती है। अब सरकार बनाने के बाद क्या होता है कि लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से वो नहीं निभाता, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यक्ष ढंग से जो नियम अनुसार जो बोला जाता है वो हर एक कोई नहीं निभा पाता है। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होता हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो, मतलब कोई भी जो नागरिक है वो अपना प्रत्यक्ष ढंग से जो भागीदारी नहीं निभा पा रहा है उसका इच्छा ही ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। और जो प्रत्यक्ष ढंग से जो उसको हिस्सेदारी मिलता है उसको महसूस ही ना होता हो। उसकी जरूरत ना महसूस होती हो उसे। संभव है इसके पास उसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीतिक में अपनी हिस्सेदारी करता है। और कोई भी व्यक्ति अपना क्या करता है कि संभव होता है जब उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो, मतलब उसे इस संदर्भ में वो सब चीज बोलने के लिए मतलब इसे स्पष्ट रूप अनुसार जानने के लिए सब चीज व्याख्या करने के लिए अभाव जब होता है, मतलब उसका जब मन होता है, ठीक, तभी वो करता है। और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति पे अपनी हिस्सेदारी निभाता है। और नहीं तो वो क्या करता है, सिर्फ जब कोई भी व्यक्ति होता है अपना प्रत्यक्ष रूप अनुसार वो क्या करता है, सिर्फ मतदान ही कर देता है और वो अपना हिस्सेदारी निभाने का बोलता है कि हम हिस्सेदारी निभा चुके हैं सिर्फ मतदान करके। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं और यहाँ पे बहुत सारे भी अनेक अप्रत्यक्ष तरीके भी कहलाते हैं जिनके सहारे लोग सरकार में अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकता है। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष ढंग से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने नजरिए का मांग करते हैं। जैसे बोलिविया में हुआ था जल युद्ध के लिए, अपना जल की आपूर्ति के लिए उन्होंने मांग किया था। तो बहुत सारे भी वो तो प्रत्यक्ष अनुसार था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष अनुसार भी हम अपना मांग कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने वाले गतिविधियां कर सकती है। अब यहाँ पे हो रहा है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर अपना हिस्सेदारी निभा सकता है।
इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, हित समूह और दबाव समूह के नाम से इसे हम जानते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगे के लिए एकजुट होने के फैसला करते हैं, ऐसे समूह को आंदोलन कहते हैं। और जो व्यक्ति बिना संगठन बनाए अपना आंदोलन जो छेड़ने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम आंदोलन ही कहते हैं। ठीक है, जो संगठन बना के सारे बात विचार करके जो बनाए जाते हैं उसे दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब है दबाव समूह और आंदोलन। अब इसके बीच में अगर दबाव समूह और आंदोलन आखिर है क्या और इसके बीच में अंतर किस प्रकार होता है, स्पष्ट होता है, आइए जानते हैं। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब बतौर संगठन मतलब जो मजबूत संगठन है, दबाव समूह सरकार की नीतियों को, जो दबाव समूह होता है वो सरकार की नीतियां मतलब सरकार की नियम अनुसार सरकार की नीतियां को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब उसे उसका नजरिया अपनी ओर खींचने को कोशिश करता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का समान जो दबाव समूह होता है वो लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उससे हिस्सेदारी करने का नहीं होता। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टियों में जो समान बंटवारा होता है, जो दबाव समूह कहलाता है, वो अपना प्रत्यक्ष भागीदारी वहां पे नहीं निभाता है। ठीक, और हिस्सेदारी करने का नहीं होता, वहां पे वो अपना हिस्सेदारी नहीं खींचता और ना ही वहां पे वो अपना प्रत्यक्ष अनुसार वहां अपने काम समाप्त करता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है दबाव समूह कब हासिल होता है। दबाव समूह निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। मतलब जो यहाँ पे बोला गया है कौन कौन से लोग, समान पेशे वाले लोग, हित वाले लोग जो अपने हित में रहते हो, आकांक्षा वाले लोग जो आकांक्षा लेके जो यहाँ पे आते हैं, और अथवा मत के लोग मतलब जो मत देने वाले लोग होते हैं, उनका एकजुट होना ही वो क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसे बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते हैं, और ऊपर की बातों से हमारा इस तरह भी सामना हुआ कि हमसे हम संगठन नहीं कह पाएंगे। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। नेपाल में जो जनसंघर्ष के लिए आंदोलन हुआ था उसको क्या कहा गया था, दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामाजिक कार्रवाई के लिए जन आंदोलन जैसे शब्द व्यवहार होता सुनते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि कई तरह की सामूहिक कार्रवाई के लिए जन आंदोलन किस प्रकार सुनते हैं, शब्द व्यवहार होता सुनते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन, और भी बहुत सारे आंदोलन की चर्चा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे नाम लिया गया है कि इस प्रकार के भी आंदोलन होते हैं। ठीक, वो चीज बताया गया। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले के सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और दबाव समूह के जो समान आंदोलन होते हैं, जो दबाव समूह के जो संगठित लोग होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं, वो सीधे राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि चुनावी मुकाबले में वो अपनी भागीदारी सीधी तरह से भागीदारी न निभाकर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है, और क्या होता है कि उनका जो आंदोलन होता है वो ढीला के तौर पर होता है। दबाव समूह के विपरीत बोल रहा है, मतलब किसमें, यहाँ पे आंदोलन में बताया जा रहा है। आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता, आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंदोलन में जो फैसले लिए जाते हैं वो अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, और वो फैसला बहुत ही ढीला के तौर पर कहलाता है। मतलब वो स्पष्ट रूप से अनुसार वो एकदम
एकजुट मतलब 100% श्योर टाइप में नहीं कहलाता है, ठीक, तो वो कम से कम ढीला ढाला कहलाता है। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। और यहाँ पे बोल रहा है कि आंदोलन जो होता है यहाँ पे स्वतः स्फूर्त भागीदारी लोगों की हित में ही होता है। अगर जब लोग एकजुट होंगे तब वहां पे आंदोलन खड़ा होगा, लेकिन अगर लोग नहीं होंगे ना तो वहां पे आंदोलन नहीं खड़ा होगा। लेकिन दबाव समूह में इस प्रकार नहीं होता। दबाव समूह में क्या होता है कि लोग आंदोलन करने के पहले ही वे यहाँ पे संगठन बना लेते हैं, उसके बाद वो जाके आंदोलन छेड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दबाव समूह और आंदोलन के बारे में हमने चर्चा किया और इस बीच में हमने इनका अंतर भी जाना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग विशेष के हित समूह और जनसंख्या जनसमान के हित समूह, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने चाहते हैं। हित समूह क्या करते हैं कि जो समाज में किसी खास हिस्सेदारी जो निभाता है, जो अहम भूमिका निभाता है, उसके अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसी हित का समूह में बढ़ावा देना चाहता है। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवारों मतलब वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण है। और आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण कहलाते हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायिक, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दबाव समूह विशेष तौर पर किसके लिए होता है? वर्ग विशेषी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये खास भागीदारी निभाता है किसके प्रति? मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायिक, उद्योगपति, वर्ग विशेषज्ञ के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो वर्ग विशेषी कहलाता है। यहाँ पे इसकी अहम भूमिका के तौर पर वहां पे निभाता है दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज में नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता। और यहाँ पे जो ऐसे तरह के जो दबाव समूह होते हैं वो मुख्यतः क्या करते हैं, वो अपनी पूरे समाज का वो ये ठेका लेके नहीं बैठते हैं। एक तौर पे कहा जाएगा तो वो पूरे समाज को नहीं देख रेख करते हैं। वो अपने जो संगठन होते हैं, जो संगठित लोग होते हैं, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और करते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ संगठन जो होते हैं वो क्या करते हैं, समाज के किसी एक तबके के ही हितों में ही प्रभावित नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक ही समाज के हित में ही नहीं रहते हैं, और भी बहुत सारे में रहते हैं। ये संगठन सर्वसामान्य हितों का नुमाइंदगी करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये संगठन सर्वमान्य मतलब सारे संगठनों के हितों के लिए नुमाइंदगी करते हैं, मतलब मांग करते हैं, जिनके रक्षा जरूरी होती है। जिनकी रक्षा क्या होती है? जरूरी भी होती है। संभव है ऐसे संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उसे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऐसे प्रकार के जो संगठन होते हैं वो उनका खुद का कोई लाभ नहीं होता, फिर भी वो किसी और के लिए यहाँ पे भिड़ जाते हैं और उनके लिए उनके हित में ही वो अपना भी खुद से भी लड़ाई करते हैं। बोल्विया का फेडेकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। बोल्विया का जो फेडेकोर नाम का जो संगठन था ऐसे ही संगठन का उदाहरण कहलाता है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। मानवाधिकार का जो संगठन था उसमें यह भागीदारी किया था। हमने ऐसे संगठन के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था और हमने भी ऐसे संगठन के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा था। इन दूसरे किस्से के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। और इन दूसरे किस्से में और दूसरा किस्सा में हम जब देखते हैं तो इन संगठनों को क्या कहते हैं कि जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह भी कहते हैं। दूसरे तौर पर ऐसे संगठन
किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं कि किसी खास हित के बजाय वो क्या करते हैं कि सामूहिक तौर पर जो सामूहिक हित होता है उसका प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। और इनका लक्ष्य किस तौर पर कहलाता है, वो अपना खुद का नहीं करते हैं और वो दूसरा का देखते हैं और दूसरे की मदद करते हैं। मिसाल के लिए हम बदुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। बदुआ मजदूरी के खिलाफ जो लड़ने वाले जो समूह थे उनका हम इस प्रकार इस उदाहरण के तौर पर हम इन्हें रख सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बदुआ मजदूरी के बोझ तले पीस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी भलाई के लिए नहीं, दूसरों के लिए, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उनके हित के लिए और उनके मान के लिए वो लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे मामले में संभव होता है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व, और जो जन सामान्य के हितों का जो प्रतिनिधित्व करता है वैसे समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए। और ऐसे लोग को क्या करना चाहिए, उनका हिस्सा मतलब उनका जो कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने, उनका जो हित होता है उनके हित अनुसार उनका प्रतिनिधित्व मतलब लड़ने के लिए समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे, और ऐसे उद्देश्य जो लेकर जो आते हैं उनको आगे रखा जाता है, ठीक है, जिसके बाकियों के साथ साथ उन्हें भी लाभ होता है। और क्या होता है कि बाकियों के साथ साथ उन्हें भी लाभ होता है। उदाहरण के लिए बांसेप मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF का नाम लिया जा सकता है। और ऐसे उदाहरण के तौर पर क्या हम किसे उदाहरण ले सकते हैं, बांसेप का उदाहरण ले सकते हैं। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारी का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। और क्या करता है, यह जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे जो संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने समाज के लोगों को के साथ साथ सारे समाज के लोगों को भी वहां पे लेके चलते हैं और उन्हें आजादी दिलाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक जाना कि वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य हित समूह किस प्रकार था, दबाव समूह और आंदोलन के बारे में जाना। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे इसे अब दोबारा पढ़िएगा। यहाँ से स्टार्ट किया था, लामबंदी और संगठन से हमने स्टार्ट किया था। लामबंदी संगठन में भी बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। पिछले जो युद्ध के बारे में था उसी के संदर्भ में बताया गया है और उसी का स्पष्ट रूप अनुसार बताया गया है। और दबाव समूह और आंदोलन मेन टॉपिक है, इसीलिए इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद बीच में जो ये क्या समझे और क्या जाना हमने यहाँ पे देखा है वो उसे आप लोग मेन टॉपिक के अनुसार जो मैंने पढ़ा है वही चीज है, बस खाली छोटे टॉपिक के अनुसार आप लोग को बता दिया गया, वो आप लोग को क्लियर पढ़ लेना, ठीक है। इस बीच उसको जो बताता है बीच में उसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। ठीक है, और
स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि लेसन के बारे में मैंने बात कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बनाना है। तो ऐसा करते हैं सभी को एक सीरियल वाइज अपना लेसन अनुसार जैसे जैसे क्लियर होते गया वो आप लोग लेसन अनुसार क्वेश्चन आंसर बनाए होंगे। अगर नहीं बनाया है तो अभी भी समय है, आप लोग क्लियर लेसन का क्वेश्चन आंसर्स बना के रखिए, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी मंगवा सकते हैं, कभी भी दिखवाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक। और उसके अनुसार आप लोग को तैयार होना है कि आप लोग को कब तैयार होना है कि मैं अपना क्वेश्चन आंसर टोटल बना के रेडी हो जाऊं कि भैया कभी भी बुलाए तो उसके लिए कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को टोटल लेसन का क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को बना लेना है। अगर जिसके पास क्वेश्चन आंसर्स बना होगा उसी को सिर्फ क्लास में बोला जाएगा और उसी को सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और जो नहीं बनाया उसके लिए दूसरा कुछ किया जाएगा। इसलिए गौर करना है आप लोग को कि क्वेश्चन आंसर खुद का बना हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए तो आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर बना के रखना है। इससे क्या होगा, आप ही लोग का फायदा होगा, इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है, ठीक। और अभी के समय आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादातर सिर्फ घर पे ही रहे, बाहर निकलने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि अभी का समय चांस भी अभी थोड़ा घातक तौर पर कहला रहा है, ठीक। तो इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि अभी सिर्फ घर पे ही रहें, ठीक है। थैंक यू।